हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से स्टार्ट हो गई होगी। जो लोग आर ओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अब आर ओ के एग्ज़ाम में बचे हैं ओनली 70 डेज़। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप स्टार्ट कर दें ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े और आपका जो है पेपर क्रैक हो जाए जल्द से जल्द। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम यहाँ पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा करंट अफेयर्स का, जिसमें मैं आपको कराऊंगी पूरे साल भर का रिवीजन। तो उसी क्रम में ये हमारी 4th क्लास है। मैंने अप्रैल का करंट अफेयर आपको करा दिया है ऑलरेडी, मार्च का आधा करा दिया है, कुछ रह गया उसको मैं आज कोशिश करूँगी कि आज हो जाए। ये मार्च का ही करंट अफेयर है। आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो करंट अफेयर है, ये जो नोट्स हैं, इनको मैंने खुद के लिए कस्टमाइज़ किया है। तो फिर मैं यही सोच रही हूँ कि आप सबका भी इसके साथ में रिवीजन हो जाए। तो बस उसी उद्देश्य से मैंने यहाँ पे एक क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सभी के लिए। आई होप ये आपको पसंद आएगा इनिशिएटिव, और इसके बारे में आप अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और उन सभी लोगों के साथ में शेयर कर देना जो लोग आर ओ या यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है वो उसका तैयार कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस मेंस देने वाले हैं अभी, क्योंकि इसमें कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो हमारे मेंस में भी काम आएंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था 11 मार्च तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज हम 12 मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये जो नोट्स हैं मेरे, ये इतने ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाए गए हैं कि इसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ ना हो। अपवाद स्वरूप हर जगह पे गलतियां हो सकती हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ ऐसा लगे कि मैंने गलत लिखा है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अपने नोट्स को भी अपडेट कर सकूं। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ अपलोड करने वाली हूँ जल्दी ही। और जो भी ये नोट्स मैं आपको जो भी चीज़ें यहाँ बताऊँगी उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी मैं वहाँ पे सॉल्व कराती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये इतने ऑथेंटिक, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना तब आप मुझे इनकी वैल्यू बताना आके, और आपको खुद ही पता चल जाएगी वैल्यू। तो बहुत ज़्यादा मैं इनके बारे में कुछ कहूँगी नहीं, तो वो चीज़ें आपको टाइम से खुद ही पता चल जाएंगी। तो बस अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर, और ये हम स्टार्ट करें 12 मार्च से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पीएम की 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा। और आप सभी को पता है कि पीएम हमारे लगातार अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पे बने रहते हैं बहुत सारे संधि समझौते करने के लिए। तो उसी क्रम में यहाँ पे उन्होंने मॉरिशस की भी यात्रा की है, जो 10 वर्ष के बाद उन्होंने यात्रा की है। और यहाँ पे जब ये गए थे तो इन्हें यहाँ का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। और ये प्रधानमंत्री को मिलने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, जिसका नाम है द ग्रैंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। और मॉरिशस जो है इसको मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रधानमंत्री हैं राम गुलाम। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। आप सभी को मैं ये चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे लोकसभा अध्यक्ष या कोई भी केंद्रीय लेवल का मंत्री जो है यात्रा करता है किसी भी विदेश की, तो वो चीज़ें, वो देश भौगोलिक दृष्टि से और उसकी राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप सब लोग उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि जहाँ से भी राजधानियाँ पूछता है, ज़्यादातर उन्हीं देशों की पूछता है जहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, चर्चा में रहते हैं। तो मॉरिशस की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, और आगे भी बहुत सारी आएगी। जैसे कि अभी अप्रैल में प्रधानमंत्री को पीएम मित्र जो है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था श्रीलंका की तरफ से। तो श्रीलंका की राजधानी भी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि श्रीलंका वो गए थे, उन्होंने त्रिकोमाली में भी एक समझौता किया था ऊर्जा के लिए। तो आप सभी मुझे बताइएगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। और तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। IQ एयर रिपोर्ट, जिसका 7वां संस्करण अभी जारी हुआ था मार्च में, ये विश्व वायु गुणवत्ता बताती है ये रिपोर्ट। और इसके अनुसार विश्व के 20 प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। टॉप सिटी, मतलब सबसे प्रदूषित जो शहर है भारत का, वो बर्निहाट है जो मेघालय में स्थित है। एंड सेकंड नंबर पे है हमारा दिल्ली, जो कि 6ठे वर्ष लगातार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बना। ये बहुत ही चिंता का विषय है। भारत लगातार इतने ज़्यादा पर्यावरणीय जो है प्रयास कर रहा है पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन फिर भी दिल्ली लगातार 6ठे वर्ष भी हमारा सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में उभरा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय, इस पर ध्यान देने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे साफ हवा वाले देश जिनमें सबसे साफ वायु है वो है ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और बहामास है। और सबसे प्रदूषित जो शहर हैं, देश हैं सॉरी, वो है चाड, जो कि एक अफ्रीकी देश है। एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोंगो एंड इंडिया। इंडिया का 5वां नंबर है सबसे प्रदूषित वायु में। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना जो स्टार्ट की गई है त्रिपुरा में, और ये बीपीएल जो परिवार होते हैं उनकी लड़कियों को 50,000 रुपये का बॉन्ड उपलब्ध कराएगी, जो 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर लड़कियां ले सकती हैं, और जिसमें 10 लाख तक की राशि उन्हें दी जाएगी। और ये उनका एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया गया है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए किया गया है ये प्रयास, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है।
तो जब हम महिलाओं से संबंधित कोई भी आर्टिकल लिखेंगे अपने मेंस में या फिर आरओ के मेंस में, जब हम ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पे हम महिलाओं से संबंधित ये सब चीज़ें कॉट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रयास कर रहे हैं जो है मुख्यमंत्री, मतलब स्टेट लेवल पे या फिर केंद्र लेवल पे, वो सब चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो नोट्स हैं ये मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी 12 मार्च को। तो इस तरह के सवाल भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जैसे जैसे सर पढ़ाते हैं। तो ये 12 मार्च का करंट अफेयर है, तो उस दिन जो भी ऐतिहासिक घटना हुई रहती है तो बता देते हैं। तो 12 मार्च को 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, जिसमें उन्होंने नमक सत्याग्रह कानून को जो है वो तोड़ा था। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, GM प्रणव वेंकटेश, ये कौन है? ये शतरंज के बहुत महान खिलाड़ी हैं, शतरंज से इनका संबंध है। हाल ही में इन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीता था और ये 7वें विजयी भारतीय हैं जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले भी 6 लोग वो जीत चुके हैं। इस चैंपियनशिप को जीतने वाली महिला है अन्ना शुकमन, जो रूस की हैं, और इसका आयोजन मोटेनेग्रो, जो यूरोप का एक दक्षिण पूर्वी देश है, वहाँ पे किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल बड़े जो खेल हैं क्रिकेट वगैरह, उनसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल, इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। मुख्य ये तो हमारा हो गया है। नेक्स्ट सवाल पे अब चलते हैं हम। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, पिछले पेज पे भी आया था, लेकिन एक बार और से मैं आपको बता दे रही हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है ये इंडेक्स, और इसमें टॉप 1 पे है बुर्किना फासो। ये एक अफ्रीकी देश है, और हाँ ये अफ्रीकी देश ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है अगर ये कोई और सा देश है तो मुझे आप बता देना, लेकिन ये 99% अफ्रीकी देश है। सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की रैंक हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को लेकर के बहुत सारे सवाल उसकी भौगोलिक दृष्टि से, उसकी राजनीतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से आने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान लगातार टॉप 2 में बना हुआ है और इंडिया का रैंक इसमें 14th है। 14वें नंबर पे इंडिया भी है हमारा आतंकवाद में। चित्तू पांडे की मूर्ति, चित्तू पांडे की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की जाएगी? बलिया में, क्योंकि इनको बलिया का शेर कहा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया से इन्होंने नेतृत्व किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था जो 1942 में स्टार्ट हुआ था। अब हम आते हैं आईफा अवार्ड्स पे। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड, जिनको जयपुर में आयोजित किया गया था, और इसका संस्करण था इस बार 25, जो कि इसकी सिल्वर जुबली यानी कि स्वर्ण रजत जयंती के रूप में मनाया गया। इसमें बेस्ट फिल्म थी लापता लेडीज़। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किरण राव को, जो लापता लेडीज़ के लिए ही मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी लापता लेडीज़ के लिए मिला है नितांशी गोयल को, और एक्टर कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में गेहूं का MSP क्या निर्धारित किया गया है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2425, ऐसे हम याद रख सकते हैं। 2425 2425 रुपये रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए इसको सेट किया गया है। क्या है? 2425। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड इज 8 मार्च। उसकी थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 17 मार्च। हाल ही में एक घटना सामने आई थी जब तमिलनाडु ने जो है अपनी भाषा में जो है वो रुपये का प्रतीक चिन्ह बना के दिखाया था। तो जब ही से ये सवाल चर्चा में आया था। तो रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था, ये सवाल है। तो 2010 में उदय कुमार द्वारा, ये जो हम आज के टाइम में रुपये का प्रतीक चिन्ह ये देखते हैं तो ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उदय कुमार के द्वारा 2010 में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव। नेक्स्ट सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन, वैश्विक खुफिया सुरक्षा सम्मेलन दिल्ली में किया गया है इसका आयोजन 17 मार्च को, और इसका आयोजन जो किया गया है वो रॉ के द्वारा, भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी रॉ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और ये जो सम्मेलन है इसके द्वारा क्या किया गया, अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनको रिपोर्ट पेश किया गया है। मतलब क्या क्या सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ों को मिलाकर के रिपोर्ट पेश करता है। तो वो अजीत डोभाल को दी गई है रिपोर्ट। इसमें 20 से अधिक देश शामिल हुए हैं, और इन 20 देशों में जो है ना 5 आइज अलायंस के जो है वो देश शामिल हैं। 5 आइज अलायंस में कौन कौन से देश आते हैं? UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इसमें शामिल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अधिकारी प्लस 15 देश, और 5 आइज अलायंस का गठन किया गया है 1946 में। और RO का पेपर जिसने दिया होगा जो कैंसिल हो गया है, उसमें ये सवाल आया था 5 आइज अलायंस से। तो आप लोग अगेन ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड प्लीज़। UK, USA एंड कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो ये 5 आइज अलायंस के सदस्य। एक सेकंड में एक चीज़ चेक कर लेती हूँ। ओके, भारत का अग्रणी, एक सेकंड, भारत अग्रणी स्रोत बना है FDI का। कहाँ पे बना है? तो दुबई में बना है।
अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, रायसीना डायलॉग को लेकर के एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रायसीना डायलॉग का आयोजन 17 से 19 मार्च के बीच में दिल्ली में किया गया है रायसीना हिल में, और एक वार्षिक आयोजन है कि यानी कि इसका ईयरली आयोजन होता है। इसका 10वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है, पहली बार इसको 2016 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास पर चर्चा करने के लिए होता है। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये थीम से सवाल आ सकता है। थीम है कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। 125 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भागीदारी की थी और 3500 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि, ये जो है ना, ये ध्यान देने योग्य बात है। मुख्य अतिथि कौन थे इसके? न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, तो न्यूजीलैंड के पीएम भी यहाँ से हमें याद हो गई। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च द्वारा किया जाता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा किया जाता है। थीम अगेन मैं आपको बता देती हूँ, कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह इसकी थीम है। नेक्स्ट इज यूनेस्को के संभावित विरासत सूची में शामिल स्थल कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कांगेर जो है ना, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गोदावरी की सहायक नदी खोलवा नदी पर स्थित है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में ये फैला हुआ है। तो यूनेस्को की हमारे इंडिया में कितनी साइट्स हैं ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैंने आपको दो, जब भी हमारी तीनों क्लास में चर्चा हुई है तो इस बात पे चर्चा हुई है, अगर आपने मेरी वो तीनों क्लासेस देखी हो तो। क्वाड वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, इंडिया में किया गया है और इसमें 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। महामारी से निपटने के लिए एक चर्चा हुई है इसमें कि कैसे महामारी से निपटा जाए, और इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा किया गया है। क्वाड के कंट्रीज़ भी हम देख लेते हैं, तो क्वाड के जो कंट्रीज़ हैं USA है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि क्वाड का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के सुझाव पर हुई थी। चंद्रयान 5 मिशन कब संभावित है? ये 2028 में संभावित है और इसकी अभी मंजूरी मिल गई है, केंद्र सरकार ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है जाक्सा के साथ, यानी कि जाक्सा और इसरो का ये एक संयुक्त प्लान है जो कि है चंद्रयान 5। और इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर खनिज एवं भूवैज्ञानिक जांच करना। और मिशन स्वीकृत किया गया, यानी कि मिशन 13 मार्च को स्वीकृति इसको मिल गई है। इसरो जाक्सा का मैंने आपको बताया था संयुक्त प्लान है। चंद्रयान 4 जो है वो 2027 में संभावित है और इसका उद्देश्य होगा चंद्रमा से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आतंकवाद इतना ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, आप लोगों ने भी देखा पहलगाम अटैक के रूप में सामने आया आतंकवाद का मामला। तो आतंकवाद से रिलेटेड सारे ही समिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे। ADMM+ मीटिंग, आतंकवाद रोधी बैठक है ये, और इसकी अध्यक्षता जो किसने की है? इंडिया और मलेशिया ने इसकी अध्यक्षता की है मिलकर के। और ADMM+ इसका फुल फॉर्म है एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। आयोजन इसका कहाँ पे किया गया? 19 से 20 मार्च के बीच में इंडिया और मलेशिया में किया गया है और इंडिया में इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। द्विवर्षीय एक समिट है ये और इसमें देश कौन कौन से शामिल होते हैं? आसियान के देश, आसियान में कितने देश हैं ये आप मुझे बताना, और 18 और अन्य, यानी कि कुल मिला के आसियान में जितने देश हैं वो और उसके अदर कंट्रीज़ मिला के 18 देश इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट इज हॉलबर्ग पुरस्कार, मानविकी का नोबेल इसे कहा जाता है। ये गायत्री चक्रवर्ती इसको मिला है, भारतीय मूल के अमेरिकी साहित्यकार हैं ये, और ये हॉलबर्ग जो पुरस्कार है ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट इज तेलंगाना का मुदुमल चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 4000 वर्ष पुरानी खगोलीय संरचना मिली है, इसलिए ये चर्चा में आया, तो इम्पोर्टेंट है। 7वां हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2024, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, यहीं पे ही मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड जो है वितरित किया गया। 1975 की हॉकी विश्व विजेता टीम को दिया गया है इसकी 50वीं वर्षगांठ पर। उपविजेता इसमें पाकिस्तान रहा है और भारतीय कप्तान कौन थे उस टाइम पे जब ये हॉकी विश्व विजेता चैंपियनशिप को जीता था भारत ने? अजीत पाल सिंह। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया था? तो ये आया था 2005 में और इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? इसके फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गांडीव मिसाइल चर्चा में है, तो मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया था ऑलरेडी। क्यों है मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि गांडीव इसका नाम कहाँ से रखा गया है। तो भारत की नवीनतम सर्व उन्नत मिसाइल है, उसका नाम है अस्त्र मार्क 3, MK3 इसका नाम है। उसको गांडीव नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अर्जुन का पौराणिक धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और ये एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, दोहरे इंजन वाले डक्टेड रेजिमेंट इंजन द्वारा संचालित है, विकसित किया गया है इसे DRDO द्वारा। भारतीय सेना के लड़ाकू विमान सुखोई, तेजस आदि पर इसको तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा प्रोजेक्ट हिफाजत, ये किसके द्वारा चला गया है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है और इसके लिए हेल्पलाइन 181 जारी किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए इसको जो है स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट हिफाजत।
और इसके अलावा एक और चीज़ है मिशन वात्सल्य, ये महिला एवं बाल विज्ञान मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये भी बच्चों के लिए ही है, महिलाओं के लिए ही है। देश की पहली महिला विधि सचिव, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अंजू राठी राणा, इन्होंने स्थान लिया है नितिन चंद्र का। नेक्स्ट इज अभ्यास फ्रीडम शील्ड किया गया है यूएसए और साउथ कोरिया के मध्य। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल सवाल है ये। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये रखी गई है नोएडा में। 19 मार्च पे आ जाते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। H7N9 क्या है? तो ये एक बर्ड फ्लू है जिसके जो है मामले अमेरिका में देखे गए थे, वहाँ काफ़ी वृद्धि हो रही थी। क्वाड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, यूके, यूएसए, जापान और इंडिया का एक समूह है जिसमें 2007 में जापान के पीएम शिंजो एबे द्वारा सोचा गया था। 2017 में इसको प्रारंभ किया गया है। अब एक सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सुनीता विलियम्स से रिलेटेड है। सुनीता विलियम जब जो है ये गई थी अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर किसी टेक्निकल खराबी के कारण ये वहीं पर रह गई थी। उन्होंने 9 महीने से अधिक का वहाँ पर समय बिताया था, लेकिन जब ये इनकी धरती पर दोबारा से वापसी हुई तो उसके क्रम में कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी तथा उनके साथी बुच विल्मोर, तो आप सभी को पता ही होगा कि सुनीता विलियम की बात हम सभी लोग कर रहे थे, लेकिन उनके साथी की बात हम लोग कम कर रहे थे। तो जो बुच विल्मोर हैं, इनका संबंध रूस से है और ये 19 मार्च को इन दोनों ने धरती पर लैंड किया है। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष यान द्वारा इनकी वापसी हुई है 9 महीने के बाद, और इन्होंने लैंडिंग कहाँ पे की? फ्लोरिडा के तट पर अटलांटिक सागर में। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण फंसे। सवाल में कैसे फंसाएगा? सवाल में ये दे देगा कि जो है ना वो बोइंग स्टारलाइन के स्पेसक्राफ्ट में से इनकी वापसी हुई है और ये स्पेस एक्स द्वारा गए थे, वहाँ पे ये रह गए थे, लेकिन आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है किसके द्वारा गए, किसके द्वारा वापस आए। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना 1998 में की गई थी। और सुनीता विलियम का संबंध जो है ना भारत में कहाँ से है? तो गुजरात से उनका संबंध है। अब स्पेस एक्स के इनके बारे में हम कुछ और बातें देख लेते हैं। मतलब जिससे से ये गई और जिससे ये वापस आई, तो सभी उनमें अंतर क्या है? स्टार लाइन जिससे गई थी और स्पेस एक्स जिससे वापस आई है। क्रू ड्रैगन में अंतर क्या है? बोइंग स्टार लाइन और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, इसका निर्माण किसने किया है? बोइंग कंपनी ने किया। इसका निर्माण स्पेस एक्स ने किया है। लॉन्च व्हीकल क्या है? इसका एटलस V है और इसका फाल्कन 9 है। पहली मानवयुक्त उड़ान इसने कब भरी थी? 2024 में, और इसने भरी थी 2020 में। और एक सेकेंड, ISS डॉकिंग मतलब कैसे करता है? तो ऑटोमेटिक और मैनुअल है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या कितने ले जा सकता है? ये 7 ले जा सकता है, ये भी 7 ले जा सकता है, लेकिन अभी तक इसमें केवल 4 ही जा पाए हैं। किसमें? बोइंग में, जो बोइंग वाला स्टारलाइनर उसमें। यहाँ से हो गया है हमारा। अब हम आते हैं यहाँ पे राइज ऐप। तो राइज ऐप जो है वो लॉन्च्ड बाई यूपी गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए। उत्तर प्रदेश का एक जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? टीकाकरण की डिजिटल निगरानी करना, और इसकी फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। अब नेक्स्ट, किस राज्य में पर्यटकों के लिए शुल्क लागू किया गया? तो किया गया है सिक्किम में। 50 रुपये शुल्क होगा। जब आप लोग वहाँ पे विजिट करने जाएंगे तो 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने की घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 जुलाई को, यानी कि अब प्रत्येक 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस यानी कि इंटरनेशनल हॉप डे मनाया जाएगा, जिसमें 161 देशों ने इसका समर्थन किया है। अमेरिका ने इसका विरोध किया है, वो नहीं चाहते ये मनाया जाए, और भारत ने इसमें मतदान नहीं किया, यानी कि मतदान से खुद को पीछे रखा है। मनाने का प्रस्ताव किस किस के द्वारा दिया गया है? बहरीन और किरीबाती के द्वारा दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक एकता, कल्याण और लचीलेपन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट सवाल, प्रोजेक्ट हॉक लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक। HDFC ने इसको लॉन्च किया है। और हॉक इसका ना मतलब ये हिंदी में ही है, इसका फुल फॉर्म हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों को वित्तीय सहायता देने के लिए, यानी कि वायुसेना से जो रिटायर सैनिक हैं उनको जो है ये एक वित्तीय सहायता देने के लिए है। और HDFC एक ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है, और ये वहाँ पे शाखा खोलने वाला एक निजी बैंक बन गया है। समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल है 20 मार्च, HKU1 यानी कि लगातार वायरस सामने आ रहे हैं हमारे, पहले भी हमने देखा है। इसके मामले कोलकाता में सामने आए, और ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। इसका नाम है बीटा कोरोना वायरस हांगकांग। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ों और वायुमार्ग को ये प्रभावित करता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है 22-27 मार्च। इसका शुभंकर है उज्ज्वला, और इसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किया गया था। संस्करण है इसका तीसरा, प्रारंभ किया गया था इसको 2023 में। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018 का हिस्सा है ये, और इसमें
कुल 6 खेल और प्लस 1200 प्लस एथलीट को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान, और प्रारंभ किया गया था इसका 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा। और ये दिल्ली का राज्य पक्षी, अगर कोई आपसे पूछे कि दिल्ली का राज्य पक्षी क्या है तो आप बताएंगे गौरैया यानी कि स्पैरो। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। वैश्विक निर्यात में चाय को मतलब चाय का जो वैश्विक निर्यात कर रहा है भारत, उसमें भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे केन्या है जो विश्व को निर्यात कर रहा है चाय। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मैंने आपको बता दिया, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है, शुभंकर उज्ज्वला है वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें शीर्ष स्थान पे जो पदक तालिका में कौन कौन रहे, हरियाणा रहा। हरियाणा ने 34 गोल्ड जीत के पहला स्थान बनाया। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु जिसने 28 पदक जीत करके, स्वर्ण पदक की बात हो रही है, दूसरा स्थान बनाया। और तीसरे नंबर पे अपना यूपी जिसने 23 स्वर्ण पदक जीत के इसमें थर्ड नंबर पे रहा। और रजत पदक जीते हैं इसने 21 और कांस्य जीते हैं 20, यानी कि टोटल पदक मिलाकर के हमारे पास कितने आए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, तो वो आए हैं 64। चर्चा में VLSRSAM क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। DRDO तथा भारतीय नौसेना द्वारा विकसित है और इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया है। और एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट इज 21 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। देखते हैं भारत की क्या हालात है इसमें। जारी किया जाता है, अब जारीकर्ता बहुत ज़्यादा पूछता है और ये पूछता है किन आधारों पे ये जो है मापता है सारी चीज़ें, सारे इंडेक्स को किन आधारों पे लेके आता है। तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आजकल। मतलब आपको ट्रेंड को पकड़ना चाहिए कि ट्रेंड क्या कर रहा है। सवाल पूछ कर रहा है तो क्या, पहले तो बस ये पूछता है भारत का स्थान क्या है, शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, लेकिन अब ये पूछता है किसके द्वारा जारी किया जाता है या क्या स्टैंडर्ड है इसको मापने के। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये जारी किया जाता है वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस गैलप के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का रैंक इसमें 118 है और कुल देश इसमें 147, यानी कि 147 में से हम पड़े हैं 118 पे। तो ये चिंता का विषय है कि भारत में लोग खुश क्यों नहीं हैं आखिर। और शीर्ष देश है इसमें फिनलैंड लगातार 8वीं बार शीर्ष पे है ये, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे आइसलैंड है और सबसे नीचा स्थान है इसमें अफगानिस्तान का। और आपको ये देखने के लिए मतलब ये देखना एक अनोखी चीज़ होगी कि इजराइल जो है लगातार युद्ध में शामिल है, जब भी वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 8वें स्थान पे यानी कि टॉप 10 में उसने अभी भी अपनी जगह बनाई हुई है। नेक्स्ट सवाल, नवरोज़ एक जो है ये पारसी नववर्ष है जो ईरान की साइड में मनाया जाता है और इसमें इसको 21 मार्च को मनाया गया है बसंत विषु के दिन। पारसियों का नववर्ष है ये, 2009 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में इसको शामिल किया गया है। और इस दिन ना दिन और रात दोनों का जो है वो ड्यूरेशन वो बराबर होता है। विश्व जल दिवस मैंने आपको बता दिया था 22 मार्च को मनाया गया था, लेकिन इसकी थीम पे हम चर्चा कर लेते हैं। थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियरों को बचाना ताकि भविष्य में जल संकट ना हो। इसका प्रारंभ जब 1992 में रियो डी जेनेरियो में समिट हुआ था, वहाँ पे स्टार्ट किया गया था इसको। और SDG 6 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है वो यही कहता है हमें कि 2030 तक सभी को स्वच्छ जल की उपलब्धता, यह हमारा जो है वो टारगेट है मतलब पूरे विश्व का। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 चर्चा में क्यों आया है ये भी, क्योंकि इसमें जो है ना बजट में 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि इसके लिए ऐड की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण। किस अमेरिकी राज्य में होली मनाने को मान्यता मिली है, तो टेक्सास में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को और ये आनुवंशिक रोग है, ये मतलब अपने हाथ में नहीं होता है, ये नस्लों से नस्लों में जो है वो होता रहता है ट्रांसफ़र। 46 गुणसूत्रों के स्थान पर जब किसी व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र हो जाएं तो उनको समझिए कि ये रोग है और ये गुणसूत्र DNA के बने होते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम है वन और भोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल। फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम ये किया गया है लॉन्च ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय व्यवसायों को समर्थन, पूंजी बाजार को मजबूत, प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ADB जो है इसकी स्थापना 1966 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और उसके जो अध्यक्ष हैं ना वो मसाता कांडा हैं जो कि जापान से हैं। और बस हाँ यही हमको देखना है अभी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन इंग्लैंड में, मतलब ये पहली बार है कि जब पहली बार कबड्डी का विश्व कप का आयोजन एशिया के बाहर हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। दूसरा संस्करण है ये और प्रारंभ इसका 2019 में हुआ था जब इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। और इसमें जो विजेता बने हैं ना वो भी भारत है और महिला ग्रुप में भी भारत ने ही इसको विजय किया है और उपविजेता दोनों में इंग्लैंड है, यानी कि विजेता लिस्ट में दोनों में भारत है और उपविजेता इंग्लैंड है। पहली बार हो रहा है ये इंग्लैंड में, एशिया के बाहर हो रहा है। दूसरा संस्करण है इसका, पहला संस्करण इसका मलेशिया में हुआ था, पहला संस्करण मलेशिया में। नेक्स्ट
अभ्यास वरुण जो भारत और फ्रांस के मध्य किया जाने वाला एक नेवी एक्सरसाइज है जो कि अरब सागर में किया गया है। 23वां संस्करण है, वार्षिक रूप से इसको किया जाता है। INS विक्रांत MiG-29 के आदि ने इसमें भाग लिया है। और तो बस आज हम यहीं तक रखते हैं इसको, और अभी मैं इस क्लास को कर रही हूँ एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है। नेक्स्ट में हम पूरे महीने का और कुछ इंपॉर्टेंट जो है मार्च से जो रिलेटेड करंट अफेयर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और पसंद आए तो क्या करना है आपको, पिछले वाले सारे सेशन देखते चलना, क्योंकि अगर आप एक भी सेशन से मिस हुए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सारे सेशन आप देख लीजिएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना इसका PDF पाने के लिए, और लगातार आपको अपडेट रहने के लिए PCS वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। हालांकि ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। मैं जस्ट ऐसे ही आपके साथ में फ़न कर रही हूँ इस टाइम पे। और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा ही करंट अफेयर आपको मार्च महीने का प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर अपना फरवरी का करंट अफेयर। तो इसी तरीके से हम पूरे साल का करंट अफेयर आपको यहाँ जुलाई 2024 से जून 2025 का करंट अफेयर आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की, कहीं भी जाने की, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत इसके बाद नहीं रहेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ। बस आपको क्या करना है, एक कंपाइलेशन ले लेना, जो घटना चक्र का अगर उन्होंने पब्लिश किया आई दृष्टि जो करके आता है वो ले लीजिएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। और जब आप वो मैगजीन पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि 90% डाटा यही होगा जो आप यहाँ पर पढ़ के गए हैं। तो बस क्लास को मैं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।